नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्योरी की। मैं आज आपसे ये बात करूंगा कि $1 बराबर 75 रुपये डिटरमाइन कैसे होते हैं, या फिर मैं कहूं कि 1 पाउंड बराबर 81 रुपीज डिटरमाइन कैसे होते हैं। तो ये वीडियो ये बताएगा कि कौन सा वो थ्योरी है जिसके आधार पे हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। एक्सचेंज रेट विनिमय दर निर्धारण के विभिन्न सिद्धांत कौन है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर मटेरियल और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, यहां पे मैं बात करने वाला हूं एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्योरी की। मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसी थ्योरी हैं जिसके आधार पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता रहा है। पहली थ्योरी है दोस्तों गोल्ड पैरिटी थ्योरी, स्वर्ण समता सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, पहली थ्योरी है गोल्ड पैरिटी थ्योरी, स्वर्ण समता सिद्धांत। दूसरी थ्योरी है परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी थ्योरी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्रय शक्ति समता सिद्धांत। और जो तीसरी और अंतिम थ्योरी है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, भुगतान संतुलन का सिद्धांत, या फिर जिसे आप आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। मैं आपको पहले ही क्रिस्टल क्लियर कर दूं कि एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के लिए 3 थ्योरी तो हैं, बाकी जो प्रैक्टिकली एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है वो भुगतान संतुलन थ्योरी के आधार पे होता है। इसी आधार पे आजकल वर्तमान में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लगभग देश जो कि फ्री फ्लोट सिस्टम में है, जो कि एक्सचेंज रेट को मार्केट के ऊपर छोड़ दिए हैं, उनका पूरा का पूरा लगभग एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन इसी थ्योरी के आधार पे होगा। तो आइए हम इन थ्योरी पे करें आपसे बात। तो पूरे वीडियो को बहुत मनोयोग से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहला सिद्धांत है गोल्ड पैरिटी थ्योरी। आइए हम सीखते हैं कि गोल्ड पैरिटी थ्योरी क्या है, स्वर्ण समता सिद्धांत क्या है। मान लीजिए दोस्तों कि 2 देश हैं, यहां पे एक है यूएसए और एक देश है इंडिया। अब हमको यूएसए के डॉलर, यूएसए की जो करेंसी है वो आप जानते हैं वो है डॉलर, और इंडिया की करेंसी है ये है रूपी। इसके बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है। हमको बताना है कि कैसे जो है $1 बराबर 75 रुपये या 76 रुपये या फिर 74 रुपीज होगा। दोस्तों, जो ये थ्योरी है गोल्ड पैरिटी थ्योरी, ये बताता है कि अगर 2 देशों के बीच गोल्ड चल रहे हो, मतलब जो करेंसी का स्टैंडर्ड है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, वो स्वर्ण समता मानो। अगर करेंसी जो है गोल्ड के क्वाइंस के रूप में सर्कुलेट हो रहे हो, अगर वहां पे जो है स्वर्ण मान हो, तो ऐसे में जो 2 देश के करेंसी है उनका विनिमय दर स्वर्ण के वेट और उसके प्योरिटी के आधार पर डिटरमाइन होगी। मतलब ये सिद्धांत तब लागू होगा जब देशों के बीच स्वर्ण समता मान हो, जब देशों की करेंसी जो है गोल्ड के रूप में प्रिवेल कर रही हो। ये थ्योरी बताता है कि तब 2 करेंसियों के बीच विनिमय दर वेट एंड प्योरिटी के आधार पर डिवाइड होंगे। जैसे मान लीजिए कि यूएस की जो क्वाइन है वो 20 ग्राम की है और ये जो है 22 कैरेट की है, 22 कैरेट की है। दूसरा जो है इंडिया की करेंसी जो है 10 ग्राम की है और ये भी जो है 22 कैरेट की है। तो ऐसे में जो दोनों के बीच जो विनिमय दर होगा वो 1 और 2 का होगा। इसका मतलब हम 2 भारतीय करेंसी देके एक जो है विदेशी करेंसी ले सकते हैं। दोस्तों, जहां तक ये थ्योरी है स्वर्ण समता सिद्धांत, आप समझ रहे होंगे कि ये वर्तमान समय में लागू होगा ही नहीं, क्योंकि अब हमारे वहां पेपर स्टैंडर्ड्स है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसियां जो है कहीं भी गोल्ड के रूप में प्रिवेल नहीं कर रही है, सर्कुलेट नहीं हो रही है। तो ये थ्योरी एक तरह से आउट ऑफ डेट है, एब्सोल्यूट थ्योरी है जिसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्वर्ण समता सिद्धांत क्या है, तो आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि जब 2 देशों की करेंसी गोल्ड के रूप में हो और गोल्ड की प्योरिटी क्या है और वेट क्या, अगर हम पता लगा लें 2 देशों का, तो बड़े आसानी से एक्सचेंज रेट बता सकते हैं। बाकी ये थ्योरी आउट ऑफ डेट है, इसलिए आउट ऑफ डेट है क्योंकि जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गोल्ड मान था, जब स्वर्ण मान था, तो ही ये सिद्धांत लागू होता था। तो इसके पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा मतलब यहां बनता नहीं है। अब देखिए, जो दूसरा थ्योरी है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। देखिए, यहां पे मैं अब आपसे बता दूं कि ट्रिपल पी थ्योरी, जिसे हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं, जो दूसरा थ्योरी है ये क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके ऊपर बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं।
ट्रिपल पी थ्योरी के ऊपर। तो आइए जरा हम इसको सीखते हैं कि ट्रिपल पी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को स्वीडन के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने दिया था। गुस्ताव कैसल, कई बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर हैं वो इकोनॉमिस्ट है, स्वीडन के प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट गुस्ताव कैसल। गुस्ताव कैसल साहब ने दो देशों के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए ट्रिपल पी थ्योरी दिया था, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी दिया था। देखिए इस थ्योरी का नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर का मतलब होता है खरीदने की क्षमता, मतलब जो भी देश है उसमें जो भी करेंसी प्रिवेल कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, करेंसी का काम ही होता है परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता। हर करेंसी में परचेजिंग पावर होती है। जहां पे दो देशों की करेंसी की परचेजिंग पावर सेम हो जाए, जहां पे दो देशों की करेंसियों की परचेजिंग पावर सेम हो जाए, वहीं पे दोनों करेंसियों का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है या फिर हो सकता है। बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लीजिए कि भारत में हम 45 रुपीज में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 45 रुपीज में 1 केजी शुगर खरीदते हैं, 1 केजी शुगर खरीदते हैं। और यही सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी 1 केजी है अगर अमेरिका में हम $1 से परचेज करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, हम 45 रुपीज में 1 केजी शुगर इंडिया में खरीदते हैं, और यही क्वालिटी की शुगर सेम 1 केजी अगर यूएसए में $1 परचेज करता हो, तो इसका मतलब साफ है कि $1 की जो परचेजिंग पावर है उतनी ही 45 रुपीज की परचेजिंग पावर है। और यहां पे चूंकि दो करेंसियों की परचेजिंग पावर सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि $1 इक्वल टू 45 रुपीज। ऐसे ही आप जरा समझ लीजिए कि अगर भारत में 80 रुपए में 1 केजी एप्पल मिलता है, 1 केजी एप्पल मिलता है, और यहीं पे ब्रिटेन में 1 पाउंड में 1 केजी एप्पल मिलता है, लेकिन वही क्वालिटी का एप्पल की बात हो रही है, सेम क्वालिटी का, आइडेंटिकल गुड्स हम ले रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 1 पाउंड की जो परचेजिंग पावर है वो 80 रुपीज के परचेजिंग पावर के बराबर है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एक ब्रिटेन के पाउंड की प्राइस इंडिया के 80 रुपीज के बराबर है, क्योंकि दोनों करेंसियों की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो बराबर है। इसी आधार पे गुस्ताव कैसल साहब ने ये थ्योरी दिया था परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन के लिए था। यद्यपि ये थ्योरी बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। आइए जरा इसको मैं और विस्तार से बताऊं। इसके ऊपर कई बार मैं देखता हूं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कभी भी व्यवहारिक रूप से इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मैं देखता हूं लगातार 93 के बाद इसका यूज कर रहे हैं। और आजकल आप देखते होंगे कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, तो बहुत हद तक हम ये बात करते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे किसी इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम क्या है, या फिर ट्रिपल पी के आधार पे किसी इकोनॉमी की जीडीपी क्या है। तो आजकल नो डाउट इस थ्योरी से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं, कभी भी एक्सचेंज रेट ट्रिपल पी पे डिटरमाइन हुआ नहीं, लेकिन इसे जो है अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, इसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के तरक्की को मापने के लिए यूज कर रहा है लगातार आईएमएफ वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको समझना है। कई बार आप ये भी तो पढ़ते हो ना कि ट्रिपल पी के बेस पे इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पहले नंबर पे यूएस, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। लेकिन जब आप कहते हो कि जो ट्रेडिशनल वे है हमारा एक्सचेंज रेट का, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है, उसके आधार पे जो इंडिया की इकोनॉमी है वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो यहां पे आपके दिमाग में एक भ्रम होता है कि कैसे ट्रिपल पी के बेस पे इंडिया की इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जा रही है, और कैसे ट्रेडिशनल बेस पे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इस लॉजिक को समझना है, तो बड़े ध्यान से इस बात को समझिए, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को समझिए। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी है, इसको मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर लूंगा, क्योंकि आज इस एनालिसिस के पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाए। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि जल्दी एक वीडियो में इसके ऊपर बताऊंगा जो वर्तमान की थ्योरी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी किस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करती है। पहले आप परचेजिंग पावर पैरिटी को समझिए। देखिए दोस्तों, परचेजिंग पावर पैरिटी को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि दो देशों के बीच एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है, एक यूएसए का डॉलर है, एक यूएसए का डॉलर है, और इंडिया का जो है रूपी है, इंडिया का रूपी। अब इन देशों के करेंसियों के बीच एक्सचेंज रेट हमको डिटरमाइन करना है कि कितने डॉलर बराबर कितने रुपीज होगा। इसके लिए गुस्ताव कैसल साहब कहते हैं कि आप ये करिए कि यूएसए में एक गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यूएसए में हमने गुड्स एंड सर्विसेज का एक बास्केट लिया, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। सेम यही जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो मैं इंडिया में ले लेता हूं, और बात यह है कि जो बास्केट इंडिया में मैं बनाऊंगा वो आइडेंटिकल बनाऊंगा। क्या कहने का मतलब है, यहां पे भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहां पर भी देखिए मैंने 10 गुड्स एंड सर्विसेज लिया यूएसए में, और इंडिया में भी आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज 10 लिया। अब यहां पे समझने वाली बात है, जैसे मान लो कि यूएस में हमने जो वस्तु ली है वो ली है 10, तो इंडिया में भी कितनी वस्तु और सर्विसेज ली है, यहां पर भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज ली है 10। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका में 10 गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट लिया गया और इंडिया में जो 10 गुड्स एंड सर्विसेज का बास्केट लिया गया है वो आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट है। मतलब जो ये पहला गुड्स है ये इस गुड्स के बिल्कुल बराबर है। जैसे अगर एक आईफोन 12 यहां लिया गया है तो यहां भी आईफोन 12 लिया गया है। अगर यहां पे हमने एक कोई लैपटॉप लिया है, मैकबुक लिया है, तो सेम उसी सीरीज का मैकबुक यहां पे लिया है। अगर यहां पे हमने एक पेन लिया है पार्कर, तो सेम वही पार्कर पेन मैंने यहां भी लिया हुआ है। अगर मैं एक हिटाची के यहां एसी लिया हूं तो सेम हिटाची के एसी यहां लिया हूं। अगर एक BMW यहां लिखा हूं तो सेम BMW। इसका मतलब जो बास्केट है दोनों देशों में वो बास्केट आइडेंटिकल होने चाहिए। इसका मतलब सेम आइडेंटिकल होने का मतलब यह है कि दोनों ही देशों में इससे मिलने वाली यूटिलिटी किसी पर्सन को उपयोगिता बराबर होगी, क्योंकि अमेरिका में रह रहा व्यक्ति इस गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, और इंडिया में रहने वाला व्यक्ति इन गुड्स एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा, और इन दोनों को कंज्यूम करने की जो यूटिलिटी होगी वो बराबर होगी दोनों देशों में। तो यहां पे इसको हम कहते हैं कि जो बास्केट्स लिए गए हैं दोनों देशों में वो आइडेंटिकल है। अब प्रश्न ये है कि अमेरिका में इस 10 वस्तुओं को खरीदने के लिए $1 कोई व्यक्ति पर एक्सपेंडिचर करेगा, और यहां पे 10 गुड्स एंड सर्विसेज को जो आइडेंटिकल है इंडिया में उसको कंज्यूम करने के लिए ₹1 एक्सपेंस करेगा। अब प्रश्न यहां है कि इस बास्केट को यहां पे कंज्यूम करने के लिए मुझे कितने $, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल में मानते हैं कि हमको $100 में ये जो है हमको गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहा है, तो यहां जो यूटिलिटी मिलेगी वो बराबर ही मिलेगी किसके, यहां पे इस गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करने में हमको कितने रुपीज भी खर्च करने पड़ रहे हैं। कुल मिला के अगर हम यूटिलिटी की बात अभी आप छोड़ दीजिए, आप इस बात को समझ रहे हैं कि सेम यूटिलिटी दे रहा है। मतलब इस गुड्स एंड सर्विसेज को अगर अमेरिका में मिस्टर रॉबिन्स है तो प्रोफेसर रॉबिन्स जो है $100 परचेज करेंगे, और इंडिया में मिस्टर रमेश है तो इसी आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मान लीजिए कि वो ₹4500 पर दिन खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो $100 की जो परचेजिंग पावर है वही 4500 की परचेजिंग पावर है इंडिया में। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि $100 इक्वल टू 4500 रुपीज, या फिर $1 इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 45 रुपीज। दिस इज एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रूपी अकॉर्डिंग टू मिस्टर गुस्ताव कैसल, क्योंकि यहां दो करेंसियों की परचेजिंग पावर खरीदने की क्षमता बराबर हो जाएगी। गुस्ताव कैसल साहब कहते हैं कि आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट हैव सेम प्राइस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर वस्तुएं और सेवाएं आइडेंटिकल है तो दुनिया में एक ही रेट पे बेची जानी चाहिए। इस आधार पे जो $100 की परचेजिंग पावर है वो 4500 की परचेजिंग पावर के बराबर है, और $1 बराबर ₹45 हुए। दोस्तों अगर इस अकॉर्डिंग आप एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करेंगे तो भारतीय रुपए की जो एक्सचेंज रेट है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में कभी भी 76 रुपीज नहीं जाएगी, 75 रुपीज नहीं जाएगी। ये बहुत जाएगी तो 40 के आसपास ही जाती है, 36 35 रहती है। इन द सेंस आप देखेंगे कि यहां पे जो परचेजिंग पावर के आधार पे हम जो निकालते हैं तो वो उतना नहीं होता है जितना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर मॉडर्न थ्योरी जो डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है उतना होता है। मतलब $1 बराबर 30 आपकी 76 रुपीज नहीं आएगी, काफी कम आएगी। मतलब $1 इक्वल टू 40 रुपीज आ सकती है, 38 रुपीज आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहां जो एक्सचेंज रेट होगा, भारत का रुपया मजबूत होगा यहां पे उस सिद्धांत में जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में। तो ये है परचेजिंग पावर पैरिटी। इससे आप किसी भी दो देश की करेंसियों की एक्सचेंज रेट आप निकाल सकते हैं। आप इंडिया की रुपी की और फिर जो है ब्रिटेन की पाउंड का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं। बस करना यह होगा कि आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्शन करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि इस रेट पे गुस्ताव कैसल ने बहुत ही बेहतर थ्योरी दिया था, बट कभी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया। कभी भी वो $1 बराबर ₹40 लेने के लिए यूएस आपको तैयार नहीं होगा। ये थ्योरी कभी अडॉप्ट नहीं की गई। अब प्रश्न है कि ये थ्योरी इतनी अच्छी है फिर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता है?
इसके पीछे जो लॉजिक है दोस्तों ये है कि अमेरिका ये भारत से कहेगा कि मैं इतने कम रुपए में आपको डॉलर नहीं दूंगा। इसके पीछे कारण क्या है कि जो आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो नो डाउट आइडेंटिकल है, बट उसकी प्रोडक्शन कास्ट अलग अलग है। लाइक एग्जांपल, आपके वहां लेबर ला जो है उस टाइप का नहीं है जो मेरे वहां है। मैं अपने लेबर को ज्यादा पेमेंट करता हूं, आप अपने लेबर को कम पेमेंट करते हो। आप चाइल्ड लेबर यूज कर सकते हो, मेरे वहां चाइल्ड लेबर बिल्कुल बंद है। वो ये भी कर सकता है कि आपके वहां जो इंटरनल टैक्सेशन है वो अलग है, मेरे वहां के इंटरनल टैक्सेशन अलग है। आपके ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग है, मेरे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग है। इसलिए जो आइडेंटिकल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी प्राइस वेरी हो सकती है। लेकिन कुल मिला जुला के आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस बेस पे ट्रिपल पी पे परचेजिंग पावर आप निकालेंगे तो इंडिया का रुपये बहुत ज्यादा जो है कमजोर नहीं दिखाई देगा डॉलर के तुलना में। अब एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, कोई रिलेटिव्स है जो यूएस में रहता है और जब कभी वो यूएस से यहां पे आएगा इंडिया में, तो वो आपको बताएगा कि वहां की चीजें यहां के कंपैरिजन में काफी महंगी हैं। लाइक एग्जांपल, बुआ जी है मेरी, अगर बुआ जी कभी आती है यूएस से तो वो टी शर्ट लेके चली जाती हैं। अब वो टी शर्ट जो है $100 का है, तो मैं कहता हूं ऐसा है कि तुम $100 हमको दे दिया करो, ये टी शर्ट मत लाया करो। $100 में ऐसे हम 4 टी शर्ट इंडिया में परचेज कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके वहां कम ही पैसा देके उन चीजों को आप परचेज कर सकते हो। जब आप एक टॉफी जाके, एक कैंडी जाके यूएस में खरीदते हो तो आपको बहुत महंगा लगता है इंडिया के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो परचेजिंग पावर पे आप देखोगे तो इंडिया की करेंसी की जो परचेजिंग पावर है ना वो कंपैरेटिवली हाई आपको दिखाई देगी। तो इस आधार पे आप देखोगे कि इंडिया की जो करेंसी है, रुपी है, वो स्ट्रांग है। इससे आप ज्यादा चीजों को खरीद लेते हो, सस्ते में चीजों को खरीद ले रहे हो। कहने का मतलब एक साफ है। जैसे मान लो कई बार ये बात सुने होंगे कि पापा बोलते हैं कि बेटा तुम लखनऊ में, इलाहाबाद में अगर कोई कंपनी तुमको 30,000 रुपए दे रही है तो जॉब कर लो। तुम बंगलोर में जाके, है ना, वहां पे जो है कर्नाटका में जाके, वहां पे जाके अगर आपको 45,000 दे रही है तो वहां गुजर बसर करना मुश्किल है, आप यहाँ रह लो। मतलब ये है कि आप यहाँ 30,000 में उसी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हो जो आप जाके बेंगलुरु में जो है वहां पे जो है 45,000 में एंजॉय करोगे। तो कुल मिला जुला के ये ट्रिपल पी बात यही कहता है कि जहां पे दो करेंसियों की परचेजिंग पावर सेम हो जाएगी वहां पे आप एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर पाओगे। और मैंने ये भी बताया कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इस परचेजिंग पावर को कभी अडॉप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके अलग अलग तर्क हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट अलग है, लेबर अलग है, लेबर का पेमेंट अलग है, लेबर कास्ट अलग है, टैक्सेशन अलग है, तमाम तरह की बातें। तो कुल मिलाकर गुस्ताव कैसल की थ्योरी बड़ी शानदार थी, बड़ी ही आप देख रहे हैं तर्कपूर्ण थी, अर्थपूर्ण थी, फिर भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसका महत्व तो कम नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप 93 के बाद देखेंगे तो आईएमएफ लगातार जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का डेवलपमेंट मेजर करता है वो ट्रिपल पी के आधार पर मेजर करता है। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा, मैं कहने क्या जा रहा हूं। देखिए, अब आप देखते होंगे कि इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल पी। मतलब अगर आप ट्रिपल पी के आधार पर देखोगे, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखोगे तो आपकी इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मतलब पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। लेकिन जब तुम इस पे जाओगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो मॉडर्न थ्योरी है उसके आधार पे जाओगे तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट आपकी, जब तो आपकी इंडिया की इकोनॉमी 6th लार्जेस्ट हो जाती है, कई बार 7th लार्जेस्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रिपल पी के बेस पे आपकी जीडीपी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि $1 बराबर 76 रुपए नहीं होंगे, $1 बराबर 40 रुपए होंगे। तो आईएमएफ करता क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डेवलपमेंट के मेजर को करने के लिए वो ट्रिपल पी थ्योरी का सहारा लेता है। अब वो क्या करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो जीडीपी है वो ट्रिपल पी में कैलकुलेट करेगा। अब ट्रिपल पी में कैलकुलेट करेगा तो आपकी इंडिया की जीडीपी आप समझ रहे हैं काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप ट्रेडिशनल वे में मेजर करेंगे तो भारत की इकोनॉमी की जीडीपी मान लो कि 1,32,000 करोड़ है, तो 1,32,000 करोड़ जीडीपी है, तो इसको 76 से आप डिवाइड करोगे तो आपको ट्रेडिशनल वे पे तुमको जीडीपी मिलेगा। लेकिन जब तुम डॉलर में कन्वर्ट करोगे ट्रिपल पी में तो इसे 40 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारी जीडीपी बहुत बड़ी हो जाती है। इसलिए इंडिया की जो जीडीपी निकालोगे ट्रिपल पी पे वो बहुत हाई दिखाई देगी। इंडिया के पर कैपिटा इनकम निकालोगे अगर ट्रिपल पी भी तो वो भी बहुत बड़ी दिखाई देगी और आपका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो देखो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, मतलब आप अपने वहां पैसे से कितने चीजों को कंज्यूम कर पा रहे हो, आपकी करेंसी कितनी परचेजिंग पावर को रखती है, कितना सामानों को खरीद लेती है। इस आधार पे अगर डेवलपमेंट को मेजर किया जाए, आपके वेलफेयर को मेजर किया जाए कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज तक आपका एक्सेस है, तो ट्रिपल पी थ्योरी आईएमएफ इसे यूज करता है ताकि आपके कल्याण को, आपके डेवलपमेंट को, आपके जीडीपी को, आपके पर कैपिटा इनकम को मेजर कर सके। तो दोस्तों, ये जो थ्योरी है ना परचेजिंग पावर पैरिटी, यद्यपि इसे गुस्ताव कैसल साहब ने
दिया तो था एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए, बट इससे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं हुआ, बल्कि इससे अब क्या हो रहा है, देखिए किसी काम के लिए बनाया गया और यूज किसी दूसरे काम के लिए हो रहा है। मतलब इन्होंने बनाया था एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने के लिए, बट इसका यूज एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन में न होके इसका यूज होता है देशों के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जीडीपी को अपने अपने करेंसी में पहले आईएमएफ निकालेगा, फिर उसको डॉलर में निकालेगा, बट किस डॉलर में निकालेगा, ट्रिपल पी के वाले डॉलर में निकालेगा। तो ट्रिपल पी वाले डॉलर में निकला और फिर उससे पर कैपिटा इनकम भी निकाल सकता है, ग्रोथ भी निकाल सकता है। तो इससे यह पता लगता है कि किसी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, किसी की पर कैपिटा इनकम क्या है, और किस हिसाब से वहां पे लोगों तक गुड्स एंड सर्विसेज तक एसेस है, किस प्राइस पे एसेस है। तो इस आधार पे मैंने जहां तक बताया कि आपको आईएमएफ जरूर ट्रिपल पी का यूज कर रहा है, लेकिन इससे अब एक्सचेंज रेट नहीं हो रहा है, बल्कि इससे डेवलपमेंट को मेजर किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, दो थ्योरी हम समझ गए एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन की। एक तो गोल्ड पैरिटी थ्योरी है, जिसमें दो करेंसियों में क्या गोल्ड की मात्रा है और उसकी प्योरिटी है, उस आधार पे एक्सचेंज रेट निकालते हैं। दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी, जो साफ साफ कहता है जहां दो करेंसियों की परचेजिंग पावर एक हो जाए, सेम हो जाए, वहां पे आप निकाल सकते हो दोनों की एक्सचेंज रेट। बट मैंने ये बता दिया आपको कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे कभी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन नहीं किया है। इससे जरूर वेलफेयर मेजर किया जा रहा है। आईएमएफ लगातार 93 से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जीडीपी को ट्रिपल पी पे निकालता है, और बहुत ऐसे देश हैं जो कि ट्रेडिशनल वे में पीछे, वह ट्रिपल पी पे आगे हैं, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए, कल वाले वीडियो में मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी की बात करूंगा कि आजकल एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटरमाइन कैसे होता है और इसमें फ्लक्चुएशंस कैसे आते हैं। आप सुनते हैं कि $1 इक्वल टू कभी 72 है, कभी सुनते हैं 76 है, कभी सुनते हैं 78 है, कभी सुनते हैं 79 है। तो ये फ्लक्चुएशंस कैसे होगा, बट इसके लिए हम लोग कल बात करेंगे, क्योंकि वो एक लंबी थ्योरी है और मेरे पास देखिए जहां तक टाइम है वो उतनी टाइम नहीं है कि उसको हम कवर कर पाए। तो दोस्तों, ये थ्योरी आपको दो अच्छी लगी होगी और आप मुझे जहां तक समझता हूं कि समझ गए होंगे। ट्रिपल पी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत ज्यादा है। बस आपसे इतना ही कहना है कि लगे रहिए, बस अपने आप पे पूरा भरोसा करिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए। देखिए, होता क्या है ना कि एक छोटी सी घटना घटती है, एक छोटा सा मैसेज आता है और कई दिन आपके बर्बाद हो जाते हैं। एक अनर्गल मैसेज, एक अनर्गल वार्तालाप। तो अगर आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए लगे हैं ना, तो इन छोटे छोटे चीजों से बचना चाहिए। हमको हमेशा जो है, जो बड़े होते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं ना, ये छोटे छोटे चीजों में उलझ के नहीं रहते। तो आप किसी के द्वारा क्या आपके विषय में कहा गया, किसी फ्रेंड ने क्या बोल दिया, फैमिली मेंबर ने कभी क्या बोल दिया, कभी पापा ने क्या बोल दिया, कभी सिस्टर, इससे दूर हो जाइए। छोटी छोटी बातों से दूर रहिए, इन सब बातों को डिलीट कर दीजिए, है ना। और हमेशा जो है बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए और हमेशा अपने वर्तमान में जीजिए। तो हमेशा आप जब दूसरों के विषय में राय बनाते हैं ना, वो राय सही नहीं होता है, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड हमारा चेंज हो जाता है। कई बार आप बोलते हैं ये दोस्त मेरा बहुत अच्छा है, कई बार आपको लगता है कि ये दोस्त में कुछ कमी है, फिर कई बार आप कुछ बोल देते हैं। देखिए, बोले गए शब्दों को हम वापस नहीं ले सकते, इसलिए शब्दों को बिना समझे, बिना तोले बोलिए मत, क्योंकि वो आपके हैं नहीं, वो मेंटल स्टेटस के हैं। जब आपका मेंटल स्टेटस चेंज होगा तो आपको लगेगा मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे ये नहीं बोलना था। तो दूसरे क्या करते हैं डज नॉट मैटर, आप क्या करते हैं दिस इज द मैटर। इसलिए आप दूसरे के विषय में क्या राय बनाते हैं वो हमेशा स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर करता है। आपका दिमाग उस समय कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप खुश रहते हैं, कई बार आप दुखी रहते हैं, कई बार उस व्यक्ति से आप गुस्साए हुए रहते हैं। तो कभी भी अपने स्टेट ऑफ माइंड जो चेंज होता है लगातार, उसके आधार पे कोई डिसीजन लेके कभी कुछ बोलिए नहीं, क्योंकि आपके शब्द वापस नहीं लिए जा सकते हैं। आपका स्टेट ऑफ माइंड वापस हो जाएगा, आपको वही व्यक्ति अच्छा लगने लगेगा। तो कोई व्यक्ति आपके विषय में क्या राय बनाता है, क्या बोलता है, आपको क्या, उससे आप कभी विचलित नहीं हुई, क्योंकि ये तो प्रथा है, चलती रहेगी। बस आप अपने लक्ष्य की तरफ कंसंट्रेट रहिए, अपने क्षमताओं पे विश्वास करिए और हमेशा स्मार्ट स्टडी करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 18 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो आप आईएएस बनेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। 6-7 घंटे की पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, बहुत होता है। नोट्स जरूर बनाइए, लिखिए जरूर और अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यही होता है कि रिस्पेक्ट करिए। कई बार मैं देखता हूं कि यूट्यूब पे मैं जितना मेरे पास भगवान ने मुझे क्षमता दी है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर फ्री ऑफ कास्ट, मेरे पास जो टाइम होता है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, आपसे शेयर करूं। कई बार लोग मैसेज करते हैं मुझे और ऐसे आर्डर देते हैं कि सर आप ये बना दो, सर ये आपने अब तक नहीं बनाया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना डिमांड करते हैं, ठीक है, डिमांड करने का एक तरीका होता है, उसको भी आप फॉलो नहीं करते हैं, वो भी ठीक है, मेरे लिए डज नॉट मैटर। मैंने कहा ये सब छोटी बातों से आप ऊपर उठ जाइए, इससे आप कभी भी
विचलित नहीं हुई। वो क्या कहते हैं, क्या राय बनाते हैं, डज नॉट मैटर, उसका नहीं। मेरा काम है मैं अपने सिस्टम से जो मुझे लग रहा है कि बेहतर है और एक सीक्वेंस से चल रहा है वो मैं करा रहा हूं और मैं इसे कराता ही रहूंगा। और जहां तक मैं कर सकता हूं, जहां तक आपको बेस्ट अपना प्रोवाइड कर सकता हूं, जो देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं और जो समझने वाले व्यूअर्स हैं उनको लगता होगा कि ये फ्री ऑफ कास्ट अच्छी वीडियो है और नो डाउट आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी पेड चैनल से। मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी भी पेड चैनल से जो इकोनॉमिक्स कराता हो इस क्वालिटी की वीडियो दिखा के दिखा दे। चैलेंज है मेरा, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है कि फ्री ऑफ कास्ट इसी क्वालिटी की वीडियो जो इकोनॉमिक्स का मैं कराया हूं दिखा दे। एक आध चैनल कहीं आप दिखा सकते हैं, बाकी आपको बहुत कम मिलेगा। सिर्फ से वही कि अपने क्षमताओं पर पूरा विश्वास, माता पिता के प्रति स्नेह, प्यार, इज्जत बरकरार रखिए। अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मैं कुछ करूंगा ऐसा विश्वास करते रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।